हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड टुडेस टॉपिक इज एंग्लो नेपाल वॉर एंड एंग्लो बर्मीज वॉर। Here we will look on the issue of British expansion outside of the India। अब तक हम जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है, ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन है, वो इंडियन टेरिटरी पे देख रहे थे। अब इंडिया के बाहर किस तरह से ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस सीरीज में नेपाल और बर्मा में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को स्टैब्लिश होते हुए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे नेपाल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ ब्रिटिश लोगों का 18th सेंचुरी से ही नेपाल के साथ ट्रेड होता आ रहा था। नेपाल के साथ टिम्बर, डाई प्रोडक्ट जो डाई के लिए यूज होते हैं, राइस और अदर कमोडिटीज का एक्सचेंज होता आ रहा था, ट्रेड एस्टेब्लिश था। तो यहाँ पे नेपाल में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बनती है कि नेपाल में जैसे मराठा कॉन्फेडरेसी हुआ करती थी, वैसे नेपाल में मल्ल कॉन्फेडरेसी थी बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ गोरखाइल आर्मी और गोरखाज। तो गोरखा के आने से पहले काठमांडू जो है वो ही नेपाल कहलाता था। काठमांडू वैली है, जो काठमांडू वैली का एरिया है उतना ही नेपाल कहलाता था, अदर एरिया नेपाल के इन्फ्लुएंस में नहीं था। तो वहां पे मल्ल कॉन्फेडरेसी का रूल था। अब यहाँ पे गोरखाज ने अंडर द लीडरशिप ऑफ पृथ्वी नारायण शाह, यहाँ पे शाह फैमिली आती है, पृथ्वी नारायण शाह के लीडर में मल्ल कॉन्फेडरेसी पे अटैक करते हैं। कौन? गोरखा। और ये मल्ल कॉन्फेडरेसी के जो है वो ब्रिटिश लोगों से हेल्प मांगते हैं टू इंटरवीन, मिलिट्रीली इंटरवीन करने के लिए मल्ल कॉन्फेडरेसी ब्रिटिश लोगों से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड तो होता ही आ रहा है, ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट और ट्रेड रिलेशनशिप। तो मल्ल कॉन्फेडरेसी यानी काठमांडू वैली नोन एज नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ट्रेड है, ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट है, रिलेशन है। इसलिए मल्ल कॉन्फेडरेसी ने ब्रिटिश लोगों से हेल्प मांगी टू मिलिट्रीली इंटरवीन। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी जो थी वो इल इक्विप्ड थी और इल प्रिपेयर्ड थी, यानी अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। और इस मतलब जो हिली एरिया है, नेपाल का एरिया कैसा है, हिली टेरेन में जाने के लिए इल इक्विप्ड थी, यानी अच्छे से इक्विप्ड भी नहीं थी। उनके पास ऐसे वेपन और आर्टिलरी नहीं थी जो हिली एरिया में वर्क कर सके। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये मल्ल कॉन्फेडरेसी का साथ अच्छे से नहीं दे पाते और गोरखाइल आर्मी जो है वो इजीली ओवर पावर कर जाती है मल्ल कॉन्फेडरेसी को। और यहाँ से मल्ल कॉन्फेडरेसी का रूल जो है नेपाल से यानी कि काठमांडू वैली से खत्म हो जाता है और गोरखा यहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं इन काठमांडू वैली। अब यहाँ पे जो नेपाल कहा जा रहा है, उस समय जब ये मल्ल कॉन्फेडरेसी थी और गोरखाओं ने उनको ओवर पावर किया, तब तक सिर्फ काठमांडू वैली तक ही सीमित था, वहां तक ही कॉन्फाइंड था। इसके बाद गोरखा आर्मी जो है वो अपने मिलिट्री एम्बिशंस पूरे करते हैं और मिलिट्री एक्सपांडेशन के थ्रू ये अपना एरिया जो है वो इंक्रीज करते हैं, अपना इन्फ्लुएंशियल एरिया वो इंक्रीज करते हैं और वो फिर टोटल एरिया जो है वो नेपाल कहलाता है। तो यहाँ तक आपको आई गेस कहानी क्लियर हो चुकी है। पहले मल्ल कॉन्फेडरेसी यहाँ पे हुआ करती थी, ब्रिटिश लोगों का पहले से ही ट्रेड रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश था, वो राइस और डाई प्रोडक्ट, टिम्बर और अदर कमोडिटीज के लिए नेपाल पर निर्भर थे और यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता था कमोडिटीज का। तो मल्ल कॉन्फेडरेसी पे जब गोरखाओं ने अटैक किया तो उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प ली, लेकिन ब्रिटिश लोग उनको अच्छे से अपनी हेल्प नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ हिली टेरेन और हिली टेरेन में ब्रिटिश आर्मी लड़ने के लिए इतनी ट्रेन नहीं थी जितना गोरखाज थे। गोरखाज जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर निपुण थे,
एक्सपर्टाइज थे गोरखाज, इसलिए गोरखाज ने इजीली मलय कॉन्फेडरेसी को ओवरपावर कर लिया और यहाँ पे अब गोरखाओं का रूल जो है स्टेब्लिश हो चुका है। तो गोरखा किस तरह से काठमांडू वैली में आए वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे काठमांडू वैली जो है वो बहुत ही प्रॉस्परस रीजन है और यहाँ से इनको अच्छी इनकम होने लगी और गोरखाओं ने फिर अपना मिलिट्रीली, बिकॉज अब इनके पास फाइनेंस है, फाइनेंस में ये अच्छे हो गए, फाइनेंशियल कंडीशन गोरखाओं की अच्छी हो गई और फिर इन्होंने मिलिट्री जो अपने एक्सपेडिशन करना चाहते थे उनको एक्शन में लाया। फिर इन्होंने गुरखाज ने ऑलमोस्ट ऑल, यहाँ पे आप देखो नेपाल के वेस्ट में इन्होंने रंजीत सिंह जो पंजाब, उस समय यहाँ पे कौन थे, रंजीत सिंह जी, पंजाब अंडर रंजीत सिंह। तो यहाँ पे वेस्टवर्ड इन्होंने एक्सपांशन किया, हिमाचल प्रदेश तक, कांगड़ा तक, हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा फोर्ट है वहां तक। कांगड़ा का जो फोर्ट है वो वन ऑफ द टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट में गिना जाता है, तो यहाँ तक इनका इन्फ्लुएंशियल एरिया बना। फिर साउथवर्ड डायरेक्शन में इन्होंने गढ़वाल रीजन तक, उत्तराखंड गढ़वाल तक, यहाँ पे ईस्टवर्ड देख लो सिक्किम तक, और फिर इन्होंने तिब्बत में भी अपना इन्फ्लुएंस एरिया क्रिएट करने के लिए तिब्बत पर रेड करनी शुरू की, अग्रेसिव रेड करनी शुरू की। लेकिन यहाँ पे तिब्बत जो था वो अंडर दी रूल हुआ करता था चाइनीज एम्परर के, चाइनीज एम्परर था उसके अंडर में आया करता था बाय मिनिमल सुजरेंटी। तिब्बत फुली टोटली कभी भी तिब्बत जो था ऑटोनॉमस रीजन नहीं रहा हुआ है, वो चाइना की सुजरेंटी के, मिनिमल सुजरेंटी के अंदर था। तो यहाँ पे तिब्बत पे थियोक्रेसी हुआ करती थी। थियोक्रेसी का मतलब यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो रूल किया करते थे, उनके रूल्स एंड लॉ चलते थे। तो चाइना जो था वो इसको मिनिमल सुजरेंटी के अंडर अपना एक पार्ट माना करता था। और आज भी प्रेजेंट टाइम में भी आप आईआर में पढ़ोगे तब भी यही चीज चली आ रही है कि तिब्बत में अभी भी थियोक्रेसी, और वहाँ के जो दलाई लामा है वो कहाँ आज रह रहे हैं, भारत में आके रह रहे हैं, बिकॉज चाइना शुरू से ही क्लेम करता है ओवर तिब्बत रीजन। उस समय इसने मिनिमल सुजरेंटी दे रखी थी, लेकिन अब चाइना कहता है तिब्बत इज अ टोटली पार्ट ऑफ चाइना, चाइनीज टेरिटरी। तो इस तरह से ये रिलेशन तब से है। तो यहाँ पे नेपाल अंडर गोरखाइल आर्मी कॉन्टिन्यूसली एग्रेसिव रेड कर रहे थे इन तिब्बत रीजन। तो यहाँ पे तिब्बत से जो चाइनीज एम्परर है उन्होंने इस गोरखाइल आर्मी को भगा दिया, इसने उसको अच्छे से काउंटर बैलेंस किया। तो यहाँ पे तिब्बत वाला तो उनका एक्सपांड करने का आइडिया यहाँ पे ड्रॉप किया, देन दे फोकस टुवर्ड्स द साउथवर्ड। यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जो की बाउंड्री लगती है, यहाँ पे अवध रीजन और बंगाल और ये सब आ जाएंगे। तो नेपाल अंडर गुरखाइल आर्मी एक्सपांड टुवर्ड द साउथवर्ड, जहाँ पे उसका गढ़वाल और ये रीजन जो थे वो फोकस थे, और इस तरफ वेस्टवर्ड जो है हिमाचल और ये सब। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई कितना इन्फ्लुएंशियल एरिया था गुरखाइल आर्मी। सिक्किम, ऊपर तिब्बत में तो चाइनीज एम्परर ने इनको काउंटर कर दिया, देन यहाँ पे हिमाचल कांगड़ा तक और नीचे गढ़वाल तक। फिर ये शिमला और ये सब टेरिटरी किनके अंदर आती थी, गुरखास के अंदर। तो इस तरह से ये जो एक्सपांड कर रहे थे ये एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था और एक चैलेंज के रूप में प्रेजेंट हुआ इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी कारण बनते हैं इनसे कॉन्फ्लिक्ट के, कि ब्रिटिश इंडिया में जो है ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो चुका था, बंगाल और अवध जो है इनके कंट्रोल में आ चुके थे। तो ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि न्यू मार्केट हमारे पास हो, इस वजह से वो तिब्बत से जो प्रीशियस कमोडिटीज है जैसे वूल है, सिल्क है, इसका वो ट्रेड करना चाहते थे जो प्रीशियस कमोडिटीज में आते हैं। तो उसके लिए पैसेज कहाँ से जाना होगा, नेपाल से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि इनको पैसेज है जो प्रोवाइड करवा दिया जाए बाय नेपलिस एम्परर, या अपन कह सकते हैं गुरखाओं का जो किंग था उसके थ्रू
उनको पासेज, ये फ्री पास जो है ये प्रोवाइड करवा दिया जाए। लेकिन नेपाल जो था वो रिलक्टेंट था, वो किसी भी फॉरेन पावर को अपनी टेरिटरी से होके गुजरने के लिए वो नहीं देना चाहता था। वो किसी भी रूप से फॉरेन पावर के लिए अपनी टेरिटरी को ओपन नहीं करना चाहता था। तो ये कारण बनता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एस्पिरेशन कह दो या इंटरेस्ट कह दो। और military expansion of Gorkhal army which bring the conflict with British India because of territorial gain। यहाँ पे दोनों की बाउंड्री अब क्लैश होने लगी आपस में, बिकॉज ये डिफाइन तो नहीं थी कि नेपाल की बाउंड्री कहाँ तक डिफाइंड है और ब्रिटिश इंडिया की जो बाउंड्री है वो कहाँ तक डिसाइड है, ये डिसाइड नहीं थी। इस वजह से अब कॉन्फ्लिक्ट होने लगे बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल गेन। फिर से थर्ड आ जाता है सिक्योरिटी कंसर्न। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न क्या है कि जब नेपाल अंडर गोरखा एक्सपांड कर रहे थे टुवर्ड द सतलज रिवर, यहाँ सतलज रिवर के ईस्ट तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जब पंजाब को अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहा था, पंजाब को अपने इन्फ्लुएंशियल एरिया या कह दे सकते हैं कि अनेक्सेशन का प्रोसेस जारी करना चाहते थे, यहाँ पे पंजाब को अनेक्स कर रहे थे। उससे पहले तो ट्रीटीज हुई है, फ्रेंडशिप ट्रीटीज वगैरह, जैसे सिंध के साथ हुआ। तो यहाँ पे पंजाब का जो रीजन है वो एक सिक्योरिटी कंसर्न बनता है कि अगर गुरखा यहाँ आ गए, यहाँ तक इन्होंने रूल अपना इन्फ्लुएंशियल एरिया क्रिएट कर दिया, तो हो सकता है कि रंजीत सिंह के साथ ही अलायंस क्रिएट कर दे। ठीक है, रंजीत सिंह के साथ ही अलायंस क्रिएट कर देंगे, तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। तो अगर इन गुरखाओं को यहाँ से एक्सपेल्ड कर दे इस टेरिटरी से, तो फिर ये जो चैलेंज है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सिक्योरिटी कंसर्न था। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, सिक्योरिटी कंसर्न थे, और क्या कंसर्न था? टेरिटोरियल, टेरिटरी गेन का कंसर्न। तो 1, 2 और 3, ठीक है, ये कॉज थे इस वॉर के। तो नेपाल पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट करने के लिए 1801 में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे एक रेजिडेंसी स्टैब्लिश की थी। ठीक है, और 1809 में हमें पता है कि रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप अलायंस क्रिएट हो चुका था। इस वजह से जब ये कांगड़ा तक पहुंचे, गोरखा हिमाचल में मिले अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने और टेरिटरी गेन करने के लिए, अपना वेस्टवर्ड एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए, तो वहां पे रंजीत सिंह जी ने इंटरवीन किया और इनको सतलज के ईस्ट तक ही कॉन्फाइंड रहने दिया। ठीक है, आगे नहीं बढ़ने दिया या फिर उनके साथ कोई भी अलायंस क्रिएट नहीं किया, बिकॉज 1809 में ऑलरेडी इन्होंने ब्रिटिश के साथ फ्रेंडशिप अलायंस क्रिएट किया हुआ था। देन यहाँ पे गोरखास का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस देख के और अपने टेरिटोरियल गेन को बढ़ाने के लिए, और ब्रिटिश जो थे वो अपने न्यू मार्केट के सर्च को लेके, न्यू मार्केट तिब्बत के साथ इस्टेब्लिश करना और यहाँ से पास एक बनाना है, क्रिएट करना है, उसके लिए इन्होंने फिर 1813 या 14 तक आते हुए एक और रेजिडेंसी इस्टेब्लिश की। तो अब ये गुरखाओं के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ब्रिटिश जो है वो धीरे धीरे नेपाल में कंसोलिडेट होना चाहते हैं बाय इस्टेब्लिशिंग देयर रेजिडेंसी, और गोरखा इसको अपोज करेंगे इस एक्शन को। तो यहाँ पे क्या होता था, नेपाल में जब समर का टाइम आता था, तो ये माउंटेन रीजन है ना, पहले स्नो, विंटर में स्नो होती है, देन वो स्नो जब मेल्ट होती है समर सीजन में, तो वहां पे मार्शी एरिया क्रिएट होता है, मार्शी लैंड, जो मलेरिया का बहुत बड़ा कारण बनता है, बिकॉज बहुत सारे मॉस्किटोज वहां पे होने लगते हैं। तो ये मलेरिया को बाईपास करने के लिए कि भाई थोड़े देर यहाँ पे जब मलेरिया रहता है, तब तक जो यहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो लोग रीअसर्ट करते हैं, रिट्रीट करते हैं टुवर्ड्स दी, सॉरी रिट्रीट तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे कोई वॉर नहीं हो रहा है, इंडिया की तरफ आ जाते हैं थोड़ी देर दिन के लिए। तो जब ये आ रहे होते हैं, तो बीच में ही जो गोरखास हैं, जब ये वापस यहाँ पे आ रहे थे इंडिया में, तो गोरखा ने इनकी
जो ऑफिशियल्स है उन पे अटैक कर दिया, और इस तरह से ये वॉर। तो यहाँ पे उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और जब वॉरेन हेस्टिंग के ऑफिशियल्स मरे तो ये वॉरेन हेस्टिंग गुस्सा हो गया, और फिर वॉरेन हेस्टिंग ने अपने मिलिट्री कमांडर की लीडरशिप में यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन शुरू किए। ठीक है, तो इस तरह से ये वॉर प्रोवोक होता है, बिकॉज गोरखा वांट टू क्रिएट देयर इन्फ्लुएंस एरिया और want to expand their influence area, and British want to expand their influential area. Okay? तो अब हम देखते हैं किस तरह से वॉर होता है और आफ्टर वॉर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो यहाँ पे गोरखास एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल इन नेपाल रीजन इन 1760 एंड फ्रॉम 1767 दे स्टार्टेड एक्सपांडिंग देयर स्फीयर ऑफ डोमिनेंस टू सराउंडिंग एरिया एज वेल। ठीक है, it was easy for them to expand their territorial control southward part of Nepal, because northward expansion is not possible due to Chinese authority already have control in north। ठीक है, मैंने बता दिया तिब्बत पे ये रेड कर रहे थे उस समय का टाइम। British also want to expand their influence and searching for new trade market like Tibet। British, after established their control in Bengal and Mysore, was more confident to increase territorial might। Aspiration of both British and Nepalese brought them face to face। दोनों के ही महत्वाकांक्षा जो है उस वजह से उनको फेस टू फेस लाए। तो नेपलीज वॉर के क्या क्या कारण है? एंग्लो नेपाल वॉर के इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश, they wanted trade relation with the Tibet region। For this, the ruler of Kingdom of Nepal had to grant passage for the British, which was declined by Gorkhas। Gorkhas were against the idea of opening their country for foreigners। Immediate cause: the border dispute between India and Nepal provided the spark for the Anglo-Nepalese War 1840 to 1816। The British annexed the Gorakhpur region in 1801 and also acquired lands from the Nawab of Awadh, which brought English face to face with Kingdom of Nepal। As the India-Nepal border was not clearly defined, a conflict between them was inevitable। यहाँ मैंने आपको बताया कि अवध जो है वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर था और बंगाल पे डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश हो चुका था। तो लेकिन 1801 में नेपाल में रेजिडेंसी एस्टेब्लिश करने के साथ ही ब्रिटिश लोगों ने अवध की जो टेरिटरी है वो अनेक्स कर ली, और गोरखपुर रीजन है जो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है, गोरखपुर रीजन अनेक्स कर दिया इन 1801, जो इनकी टेरिटरी के बिल्कुल ही पास था। तो इस तरह से ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी और गोरखाओं की टेरिटरी बिल्कुल ही पास आ गई, और इस वजह से ये एक दूसरे को चैलेंज के रूप में लेने लगे। और यहाँ पे नेपाल और ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर भी डिफाइन नहीं था पहले से, इस वजह से भी ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में अराइज होता है। और इसके साथ ही सिक्योरिटी कंसर्न भी था। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सा? रंजीत सिंह के साथ कहीं गोरखा जो है वो फ्रेंडशिप अलायंस क्रिएट ना कर दे, इसको रोकने के लिए इन्होंने फिर ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि गोरखाओं को हिमाचल के रीजन से ही एक्सपेल्ड कर दिया जाए, ताकि ये चैलेंज ही खत्म हो जाए, ये जो डेंजर है ये हमेशा के लिए एंड हो जाए। और टेरिटोरियल गेन तो आपको पता चली गया बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ, और इकोनॉमिक एस्पिरेंट्स ब्रिटिश लोगों का क्या था कि वो तिब्बत के साथ अपने न्यू मार्केट को स्टैब्लिश करना चाहते थे। कोर्स ऑफ एंग्लो नेपलीज वॉर 1814 टू 1816। ठीक है, अवध की टेरिटरी को अनेक्स करने के साथ ही और गोरखपुर रीजन को गोरखपुर रीजन को भी अपने अंडर में लेने के बाद ब्रिटिश इंडिया का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ही गोरखाओं की टेरिटरी से पास आ गया। उसके साथ ही फिर वॉर ब्रोक आउट होता है एक दूसरे के टेरिटोरियल गेन को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे भीमसेन थापा जो थे, द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, कैप्चर्ड द तराई ऑफ बुटवाल एंड स्योराज, एंगरिंग द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है,
यहाँ पे 1801 में जब गोरखपुर को एनेक्स कर लिया गया था तो भीमसेन थापा ने भी रिटेलिएट किया और तराई रीजन जो है भूतवाल गढ़वाल हिमाचल के ये तलहटी वाला पार्ट तराई रीजन बिल्कुल जो हिमाचल के रूट में आता है वो वाला भाग, इस पे इन्होंने ये कैप्चर कर लिया। किसने? भीमसेन थापा ने, जो उस समय के नेपाल के रूलर थे। देन 1800 और इससे जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो नाराज हो गए और फिर लॉर्ड हेस्टिंग तो आपको पता ही है हार्डकोर एक्सपांशनिस्ट, इन्होंने ही तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश की थी। तो फिर इनको एक एक्सक्यूज मिल गया नेपाल के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर करने के लिए। Then 1814 Governor General Lord Hastings sent the British Army to invade Nepal. This caused the Anglo-Nepalese War of 1814 to 1816. The Anglo-Nepalese War continued for 2 years and many battles were fought in between. यहाँ पे गुरखाओं ने भी स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया था इनको, बहुत ही तगड़ा चैलेंज ब्रिटिश आर्मी को दिया था। तो ब्रिटिश लोगों ने इनके गोरखाओं के वेलोर को बहुत ही प्रेज किया, देखा इन्होंने वॉर में इन्हें बहुत ही शानदार तरीके से लड़ते हैं, तो इस वजह से बाद में गोरखाओं को इन ब्रिटिश लोगों ने अपनी आर्मी में भी रिक्रूट करना शुरू किया था। The Anglo-Nepalese War continued for 2 years and many battles were fought in between. A few important battles of the Anglo-Nepalese War are the Battle of Nalapani, the Battle of Jaithak, the Battle of Malao. In the Battle of Malao in 1816, the Nepali military commander Chief Amar Singh Thapa, who was leading Gorkha army, died in battle. This led to the defeat of Gorkha army in the war, and this war concluded with the signing of Treaty of Sagoli in 1816. तो यहाँ पे बैटल ऑफ मलाऊ में अमर सिंह थापा जो मिलिट्री कमांडर थे गोरखा आर्मी के, उनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से गोरखा आर्मी इस बैटल में, बैटल ऑफ मलाऊ में डिफीट फेस करती है, हार जाती है। और फिर इसी के साथ ये वॉर कंक्लूड होता है बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सागोली इन 1816। तो फाइनल डिफीट कब होती है? बैटल ऑफ मलाऊ में। इससे पहले भी बहुत सारे वॉर होते हैं बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड गोरखाइल आर्मी, बट बैटल ऑफ मलाऊ वाज द फाइनल वॉर। नाउ ट्रीटी ऑफ सागोली 1816, क्या क्या प्रोविजन थे इसके देख। तो यहाँ पे लॉस ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द गोरखाइल साइड, गोरखाज लॉट सिक्किम, मैंने कहा था सिक्किम तक इनका नॉर्थ ईस्टवर्ड देखे तो सिक्किम, द टेरिटरीज ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल, साउथवर्ड कुमाऊं एंड गढ़वाल, एंड मोस्ट ऑफ लैंड ऑफ द तराई टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे शिमला और ये सारा एरिया जो है वो ब्रिटिश ने अनेक्स कर लिया फ्रॉम गोरखाज। तो गोरखाओं को यहाँ से टेरिटरीज जो थी वो हैंड ओवर करनी पड़ी, जो इंडिया की तरफ टेरिटरी थी वो हैंड ओवर करनी पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बदले इनको कंपनसेशन देने का सोचा, 2 लाख रुपए एनुअली, क्योंकि यहाँ के जो रीजन है ये सिक्किम वगैरह और तराई रीजन से जो इनको इनकम होती थी उनका लॉस हुआ था। तो ब्रिटिश ने कहा कि ये टेरिटरी तुम हमको दे दो, इसके बदले हम तुम्हें कंपनसेशन दे देंगे। तो इस तरह से ये निगोशिएशन दोनों पार्टी के बीच में हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टेरिटोरियल गेन हो रहा है, जबकि गोरखास को टेरिटोरियल लॉस हो रहा है। इन रिटर्न ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉमिस टू पे 2 लाख रुपीज एनुअली इन कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम द तराई रीजन। देन इंक्रीज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन नेपाल, और इस ट्रीटी के साथ ही ब्रिटिश लोगों का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ जाता है। नेपाल एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन दिस कैपिटल। तो सागोली की ट्रीटी किस तरह की ट्रीटी? एक तरह से सब्सिडरी। तो यहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को एस्टेब्लिश कर दिया कैपिटल रीजन में, काठमांडू में। नेपाल वॉज बैरेड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एनी यूरोपियंस टू इट्स सर्विस विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश। और ब्रिटिश के पूर्व अनुमति के बिना, प्रायर परमिशन के बिना नेपाल जो है वो किसी भी अदर यूरोपियंस को अपनी सर्विस में एम्प्लॉय नहीं कर सकता। ठीक है। लॉयल सपोर्ट
फिर गोरखास अलाउड टू गेट रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी। इनके जो वॉर में वेलोर को देखते हुए, बहादुरी को देखते हुए, जिस बहादुरी से ये लड़े हैं ब्रिटिश लोगों के साथ, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज के रूप में अपने आप को रखा था, और उस वेलोर को देखते हुए ब्रिटिश लोगों ने फिर गोरखाओं को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना शुरू किया। विद दिस गोरखास बिकम लॉयल अलाई ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड हेल्प देम टू डोमिनेट इंडिया। और बाद में भी गोरखा आर्मी, और आज भी हमारे यहाँ की गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, तो ये तब से ही ट्रेंड चला आ रहा है। तो ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले इनको अपनी आर्मी में रिक्रूट करना शुरू किया, इनके वॉर टैक्टिक्स को देखे, इनके वैलोर को देख के, और आगे भी गोरखा रेजिमेंट ने ब्रिटिश लोगों को हेल्प किया टू डोमिनेट इंडिया। फिर 1857 के जो रिवोल्ट होता है उसको क्रश करने में भी गोरखा आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से एंग्लो नेपाल वॉर कंक्लूड होता है और ट्रीटी ऑफ सागोली साइन होती है, और ट्रीटी ऑफ सागोली के साथ ही जो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिफाइन होता है वो आज दिन तक भी वैसा का वैसा ही है। और ये बॉर्डर कैसा है? पोरस बॉर्डर है। यहाँ पे मतलब कोई भी फेंसिंग नहीं की हुई है, जैसे कि अब इंडो पाक बॉर्डर पे की हुई है फेंसिंग, उस तरह से नेपाल और इंडिया के बीच के बॉर्डर में कोई भी फेंसिंग नहीं है, लोग यहाँ से फ्रीली आ जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा। तो ये ट्रीटी ऑफ सागोली की ही देन है, जो आज हम नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, पोरस बॉर्डर, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ सागोली। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द एंग्लो बर्मीज वॉर। अब जो चैलेंज है वो बर्मा में अराइज होता है। चैलेंज तो क्या, अब नेपाल को जीतने के बाद ब्रिटिश जो है वो अपना इन्फ्लुएंशियल एरिया बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहता है, और अपने इकोनॉमिक एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए बर्मा की तरफ इनका ध्यान जाता है। वहां के रिसोर्सेज को ये एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उस वजह से बर्मा के लोग और ब्रिटिश जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में अराइज होता है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंग्लो बर्मीज वॉर। नाउ हियर एंग्लो बर्मीज वॉर, और इसका हम ब्रीफली देख सकते हैं कि एंग्लो बर्मीज वॉर बेसिकली 3 मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन, वॉर फर्स्ट, वॉर सेकेंड एंड वॉर थर्ड। यहाँ पे 3 वॉर होते हैं बिटवीन बर्मीज एंड एंग्लो ब्रिटिश। वॉर फर्स्ट होता है 1824 से 1826 के बीच में, वॉर सेकेंड होता है 1852 से 1853 के बीच में, और वॉर थर्ड होता है 1885 के बीच में। तो वॉर फर्स्ट के पहले क्या सिनेरियो, यहाँ पे कॉन्बोंग डायनेस्टी है वो रूल कर रही होती है इन बर्मा, प्रेजेंट डे म्यांमार, और यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो बर्मा के फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो इस वजह से, और कॉम्बोंग डायनेस्टी है वो अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना चाहती है फ्रॉम द फॉरेन एंटिटी। तो इस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, और जो वॉर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के रूप में 1824 से 1826 के बीच में लड़ा जाता है। फिर ये वॉर कंक्लूड होता है बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ यानदाबो इन 1826 एंड बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन बर्मा। और इससे बर्मा की टेरिटरी पे ब्रिटिश रूल जो है वो ब्रिटिश रूल की बिगनिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, वॉर फर्स्ट का ये रिजल्ट रहता है। देन वॉर सेकेंड,
तो अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। 19th सेंचुरी बामर पीपल आए। बामर पीपल ने यहाँ के इंडिजीनियस पीपल को यूनाइट किया और किंगडम पेंगोंग की फाउंडेशन रखी। और देन पेंगोंग किंगडम के बाद टोंगोंग डायनेस्टी आती है, जिसने इस किंगडम को एक एम्पायर के रूप में तब्दील किया। और ये एम्पायर जो था वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर था इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अराउंड 16th सेंचुरी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं लेट 18th सेंचुरी, द कोंगबोंग डायनेस्टी, ठीक है, जिनके साथ एंग्लो बर्मीज वॉर फाइट होता है। द कोंगबोंग डायनेस्टी जो है वो बिटवीन 1752 टू 1885 तक रूल करती है बर्मा के रीजन पे। और कोंगबोंग डायनेस्टी ने जो टोंगोंग डायनेस्टी के रिफॉर्म्स थे उनको कंटिन्यू रखा एंड इंक्रीज द सेंट्रल रूल इन पेरिफेरल रीजन। और जो पेरिफेरी एरिया थे इनके, तो किसी भी साम्राज्य के पेरिफेरी पे जो एरिया होते हैं उनको कंट्रोल जो है सेंट्रल कंट्रोल के रूप में रखा। जो इनके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल था वो पूरा सेंटर से गवर्न होता था, ना कि इनके यहाँ पे जमींदार बिठा दिए और यहाँ पे आप रूल करो, हमको रिवेन्यू दो, तो इस तरह से नहीं, पूरा सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल इनके रीजन पे था। तो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर के रूप में बिल्ड हुआ था एंड प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन एशिया। ठीक है, लिटरेट स्टेट यानी पढ़ा लिखा, शिक्षित। तो कोंगबोंग डायनेस्टी के अंडर जो किंगडम था या एम्पायर था वो एक लिटरेट स्टेट था इन एशिया। उस समय एशिया में इतना कोई लिटरेट स्टेट नहीं था जो कोंगबोंग डायनेस्टी के अंदर स्टेट हुआ करता था। द डायनेस्टी ऑल्सो वेंट ऑन वॉर विद इट्स नेबर। और जब आप भी एम्पायर क्रिएट करते हो उसके बाद क्या करता है, जो एम्पायर वो एक्सपांड करता है बाय मिलिट्री एक्सपेडिशन। तो कोंगबोंग डायनेस्टी ने भी अपने नियर बाय एरिया के ऊपर वॉर किए और इस तरह से इन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया। और जैसे टेरिटरी बढ़ती है ईस्टवर्ड मणिपुर की तरफ, इन्होंने मणिपुर को कैप्चर कर लिया था और नीचे यहाँ पे अराकन रीजन होता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, वो कैप्चर कर लिया था। तो इस तरह से जिस तरह से इनका ये अनेक्सेशन बढ़ रहा था, टेरिटोरियल गेन बढ़ता जा रहा था, उस तरफ से ये ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश रूल की जो बाउंड्री है उसके नियर आते जा रहे थे। और जैसे ही कोई भी आप दो ग्रोइंग पावर है वो एक दूसरे की टेरिटरी के नियर आएगी तो ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए वो चैलेंज बनेगी। तो इस तरह से ब्रिटिशों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। बर्मा वॉज यूनिफाइड बाय किंग अलोंगपाया इन 1752 to 16 ऑफ द कोंगबोंग डायनेस्टी। और इनका सक्सेसर अलोंगपाया का सक्सेसर था बोडोपाया, रूल फ्रॉम आवा। आवा इनकी कैपिटल हुआ करती थी। And Bodopaya invaded nearby territory of Siam and repelled Chinese invasion and eventually reached British India's border। तो यहाँ पे हम थोड़ा मैप के थ्रू समझते हैं कि जो बोडोपाया था रूलर कोंगबोंग डायनेस्टी का, उसने यूनिफाई किया बर्मा को, विच इज प्रेजेंट डे म्यांमार के रूप में जाना जाता है। तो इसने यहाँ पे मणिपुर कैप्चर किया, यहाँ सियाम तक गया, यहाँ से फिर सियाम ईस्ट बॉर्डर तक चाइना आता है, चाइनीज अथॉरिटी आ जाती है। तो इसने चाइनीज जो इन्वेजन था उसको भी काउंटर किया। और ये अराकन का रीजन, ये जो रीजन मैंने इस तरह से कर रखा है लाइन वाइज, ये अराकन रीजन है जिसको भी कैप्चर किया गया बाय कोंगबोंग डायनेस्टीज रूलर, ये अराकन रीजन। तो जैसे ही मणिपुर कैप्चर होता है तो इंडिया ये बाउंड्री आ जाती है और इनकी बाउंड्री, बर्मा की बाउंड्री और ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री अब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होती है और ये दोनों ही अपने टेरिटोरियल गेन को सेफगार्ड करने के लिए एक दूसरे से वॉर फाइट करते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर का कारण ये था कि मिलिट्री एक्सपांडेशन बाय कोंगबोंग डायनेस्टीज रूलर। The Kongbong dynasty conquered the Arakan region in 1785
and the present day Manipur region in 1813 brought the Burmese border into contact with British India. ठीक है, ये फर्स्ट कॉज बनता है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर का, which fought between 1824 to 1826. Then 1822 में क्या होता है, Burma conquered Assam, which led to conflict along the ill-defined border of Bengal and Burma. The Arakans raids the Burmese Arakan region. यहाँ पे बर्मा ने मणिपुर तो कैप्चर किया ही था, देन आगे वो असम तक भी चला गया, और असम तक आते ही बंगाल पड़ जाता है, और बंगाल पे उस समय डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश हो चुका था ब्रिटिश लोगों का। अब इनके बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और जो अराकन रीजन इन्होंने कैप्चर किया था बर्मीज ने, वो अराकन रीजन के जो लोग थे अराकनीज, वो कंटिन्यू रेड करते थे अगेंस्ट बर्मा, और फिर छुप के वापस भाग के कहाँ आ जाते थे, चिटगोंग, बंगाल में चिटगोंग में आके छुप जाते थे। तो बर्मा इन अराकनीज रेडर्स को, जो रेड करते थे अराकनीज, उनको पकड़ने के लिए भी ब्रिटिश इंडिया की तरफ घुसने लगे। तो फिर ब्रिटिश ने इसको एज अ अलार्मिंग इवेंट के रूप में देखा। देन 1823 क्लैशेस बिटवीन बर्मीज एंड ब्रिटिश ओवर आइलैंड ऑफ शालपुरी। शालपुरी अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय बर्मा बट वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल लेटर। पहले ये शालपुरी को बर्मा ने कैप्चर कर लिया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था, लेकिन इसके बाद में शालपुरी पे ब्रिटिश का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन 1823 में बर्मा ने कहा कि इस शालपुरी की जो लैंड है इसको आप न्यूट्रलाइज कर दो, ना आपका ना मेरा। लेकिन इस प्रपोजल को ब्रिटिश लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये हम वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस तरह से वॉर अराइज होगा, ये हम अब तक बैकग्राउंड देख रहे हैं। Then 1824 में the British declared war on Burma officially and sent naval forces into the Burmese mainland through Yangon Harbor. Battle of Yangon took place. ठीक है, तो यहाँ कोंगबुंग डायनेस्टी का रूलर जब मणिपुर को कैप्चर कर लेता है तब तक कोई इतना इशू नहीं आता है। ठीक है, वो एक चैलेंज के रूप में तो देख रहे थे ब्रिटिश इंडिया, लेकिन अभी भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया था। लेकिन जब उसने असम को कॉन्कर कर लेता है तब एक अलार्मिंग सिग्नल अराइज होता है, और वो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करता है टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट बर्मा। फिर वेरियस इश्यूज पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और फाइनली ब्रिटिश ने लोगों ने बर्मा पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। इन 1824 द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन बर्मा ऑफिशियली एंड सेंट नेवल फोर्सेज इनटू द बर्मीज मेनलैंड थ्रू यांगून रंगून हार्बर। बैटल ऑफ यंगून टूक प्लेस। ठीक है, उस समय रंगून को क्या कहा जाता था, यांगून, और बे ऑफ बंगाल से होते हुए इन्होंने अपनी एक नेवल फोर्स जो है वो भेजी बर्मा के ऊपर अटैक करने के लिए। और विदाउट एनी डाउट हमें पता है कि जो ब्रिटिश इंडिया की नेवल फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसमें जीत जो है बैटल ऑफ यंगून में ब्रिटिश लोगों की होती है। एंड इन 1825 ब्रिटिश एंटर्ड द कैपिटल एवा एंड बर्मीज जनरल महाबंदुला वाज किल्ड, बट रेजिस्टेंस फ्रॉम बर्मीज साइड वाज टफ, स्पेशली देयर गोरिल्ला वॉरफेयर इन जंगल। तो बर्मा की जो लैंड है वो बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट से कवर है, जंगल बहुत ज्यादा है वहां पे। हिली एरिया में भी यही सिचुएशन गुरिल्ला वॉरफेयर के, और फॉरेस्ट में जो बर्मीज आर्मी है वो फॉरेस्ट से गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज थी, और इस वजह से इन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी को टफ रेजिस्टेंस दिया। लेकिन फाइनली यहाँ पे महाबंडुला जो जनरल थे, आर्मी जनरल थे बर्मीज आर्मी के, वो मारा जाता है, और यहाँ पे बर्मीज आर्मी की डिफीट होती है, और ये बैटल जो है वो ब्रिटिश आर्मी जीत जाती है। फिर ये वॉर कंक्लूड होता है बाय साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यांदाबो इन 1826। फर्स्ट वॉर केम टू एन एंड। इसमें लॉस्ट ऑफ आसाम, मणिपुर एंड अराकन ऑल्सो सीडेड अ लॉट ऑफ देयर कोस्टलाइन टू द ब्रिटिश। इस यांदाबो ट्रीटी के साथ ही कोंगबोन डायनेस्टी है, उसने अपनी जो टेरिटोरियल गेन था असम, मणिपुर
और अराकन रीजन जो है वो सीड कर दिया जाता है, दे दिया जाता है ब्रिटिश आर्मी को, और बहुत सारी उसकी जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री किनारे हैं, वो भी ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस तरह से बर्मा में अब ब्रिटिश रूल की बिगनिंग होगी, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन बर्मा बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ यांदाबो। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि बाय द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यांदाबो क्या इवेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन बर्मा। अब जब इनका रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, बिगनिंग हो चुकी है ब्रिटिश रूल की बर्मा में, तो वो यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। फिर जब ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे जो बर्मीज लोग हैं वो एक्शन लेंगे, और देन दिस विल लीड टू द सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। नाउ सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर फॉट बिटवीन 1852 to 1853. This war was caused by the British commercial greed। मैंने कहा जब अब उस टेरिटरी पे, बर्मा की टेरिटरी पे ब्रिटिश रूल की बिगनिंग हो चुकी है, तो अब वे वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे। एज दे बिगेन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ अपर बर्मा फॉर टिम्बर जो इमारती लकड़ी होती है उस लिए वो यहाँ पे फॉरेस्ट की कटिंग चालू करते हैं। ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपांड देयर मार्केट फॉर सेल ऑफ कॉटन प्रोडक्ट, और अपने कॉटन प्रोडक्ट को यहाँ पे बर्मा की मार्केट में इनकी सेल को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कमर्शियल ग्रिड कारण बनता है सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर का। लॉर्ड डलहौजी, इस समय किनका पीरियड चलता है, 1848 में यहाँ पे डलहौजी आ जाते हैं इंडिया में, और अब जब ये सेकेंड वॉर की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे डलहौजी गवर्नर जनरल होंगे। तो लॉर्ड डलहौजी हार्डकोर एक्सपांशनिस्ट हु प्रोवोक द वॉर। फिर उनको तो चाहिए कि अनेक्सेशन करने के लिए किसी ना किसी तरह का बहाना क्रिएट किया जाए, अगर नहीं भी है तो उसको बनाया जाए, कोई अगर बहाना इशू नहीं मिल रहा है तो उसको क्रिएट। तो लॉर्ड डलहौजी ने वॉर प्रोवोक किया। ही सेंट कमांडर लैम्बर्ट, कमोडोर लैम्बर्ट, कमोडोर मतलब नेवी में ऑफिशियल रैंक होती है। तो लैम्बर्ट टू बर्मा ओवर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज कि भाई जो पहले वाले ट्रीटी थी वो सही नहीं है, उनमें बहुत सारे प्रोविजन जो वो हमें स्वीकार नहीं है, उनको चेंज किया जाए। ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज पे इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने कमांडर लैम्बर्ट को बर्मा भेजा, रिलेटेड टू प्रीवियस ट्रीटी के जो इश्यूज थे उनके रिलेटेड। एंड 1852 में ब्रिटिश लॉन्च एन अटैक ऑन बर्मा। ठीक है, फिर बात नहीं बन पाई तो डलहौजी ने कहा कि चलो अटैक करो सीधा, अब इनको अनेक्स किया जाएगा, अटैक करो, वॉर करो एंड देन अनेक्स्ड। तो नेवल कॉन्फ्रंटेशन लेड बाय लैम्बर्ट, और लैम्बर्ट को नेवी से यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से भेजा गया बर्मा की तरफ। एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड रंगून एंड पेगू और रंगून अभी हमने मैप में देखा था, हियर पेगू और यहाँ पे रंगून है। तो रंगून और पेगू को कैप्चर कर लिया जाता है, और इन रंगून और पेगू को कंबाइंडली रीनेम किया जाता है, वापस नाम दिया जाता है एज अ लोअर बर्मा। ठीक है, अपर बर्मा अलग एरिया, अभी तक ब्रिटिश लोगों का वहां ध्यान नहीं गया है। रंगून और पेगू को कैप्चर करके इनका नाम रख दिया लोअर बर्मा। एंड वॉर रिजल्टेड इन अ पैलेस रिवॉल्यूशन, और ये वॉर में जब वहां का किंग पेंगोन मिन था वो हार जाता है, तो फिर हारे हुए राजा को प्रजा प्रसन्न नहीं करती है, और इसके जो हाफ ब्रदर था मिंडोन मिन ने इस बहाने के साथ इसको रिप्लेस कर दिया, पेंगोन मिन को रिप्लेस कर दिया मिंडोन मिन ने। तो सेकेंड वॉर से ये रिजल्ट निकलता है कि वहां पे पैलेस रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि इसको ब्लेम किया जा रहा था पेंगोन मिन को कि तुम्हारी इनइफेक्टिवनेस की वजह से हमारी डिफीट हुई है। तो वहां की बर्मीज लोकल पीपल और वहां के जो पोर्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने पेंगोन मिन को रिप्लेस कर दिया बाय मिंडोन मिन वाज हाफ ब्रदर ऑफ पेंगोन मिन। और इस तरह से सेकेंड वॉर कंक्लूड होता है,
और लोअर बर्मा अनेक्स हो जाता है। ठीक है, बर्मा का जो लोअर पोर्शन है, रंगून और पेगू वाला रीजन, वो अनेक्स हो जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब थर्ड वॉर का कारण क्या बनता है, देखो यहाँ पे थर्ड वॉर का कारण तब बनता है जब मिंडोन मिन ने कमान संभाली और मिंडोन मिन ने अपनी कंट्री को वापस ऑर्गेनाइज करने का सोचा। ठीक है, कमर्शियली, फाइनेंशियली और मिलिट्रीली इसने अपनी पावर को वापस रिकंसोलिडेट करना शुरू किया और इस वजह से इसने फ्रेंच के साथ कनेक्शन बनाए, क्योंकि अब ब्रिटिश तो इसको हेल्प करेंगे नहीं भाई। ब्रिटिश तो चाहते हैं, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी तो कभी भी इसको इस रूप में मदद नहीं करेगा कि तू फाइनेंशियली ग्रो करे और मिलिट्रीली स्ट्रांग बने। ठीक है, वो तो अनेक्स के मूड में है। तो मिंडोन मिन ने फ्रेंच की हेल्प ले ली और फ्रेंच के साथ एक फ्रेंडशिप अलायंस क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे वापस आप देख सकते हैं, जहां पे भी फ्रेंच कनेक्शन आएगा वहां पे वॉर इनएविटेबल हो जाता है। मैसूर में भी यही हुआ, मराठास के अंदर भी, सेकंड मराठा एंग्लो मराठा वॉर में भी देखा हमने। तो फ्रेंच कनेक्शन जहां जहां भी स्टेब्लिश होता है वहां पे वॉर इनएविटेबल है इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये बात फिक्स है। तो मिंडोन मिन ने भी फ्रेंच से हेल्प ली टू रिकंसोलिडेट हिज पावर एंड दैट कॉज द सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, सॉरी थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। क्या होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर फॉट बिटवीन 1885 टू 1865। अब यहाँ पे देख लो एरा कौन सा है, 1885 टू 1860। इंडिया में क्या चल रहा है यहाँ पे, इंडिया पे यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी 1886 में, और यहाँ पे रिवोल्ट भी हो चुका है 1857 में। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए वो नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुए हैं। तो इंडिया में नेशनलिज्म की भावना जाग चुकी है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस समय आप देख लो सिचुएशन किस तरह की है, टू फ्रंट पे काम कर रही है। बर्मा में अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना चाह रही है, बर्मा को भी अपनी कॉलोनी के रूप में एस्टेब्लिश करना चाह रही है, और इंडिया में जो नेशनलिज्म ग्रो हो रहा है उसको कर्व करने में भी लगी हुई है। तो किंग मिंडोन ट्राइड टू मॉडर्नाइज द स्टेट एंड इकोनॉमी टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंस रखने के लिए इसने अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू किया, स्टेट की इकोनॉमी को वापस रिवाइव किया। ही एस्टेब्लिश न्यू कैपिटल एट मंडाले एंड फोर्टिफिकेशन प्रोसीड, और मंडाले का फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी करना, अपनी कैपिटल के अराउंड घेरा बना देना ताकि दुश्मन जो है इजीली आपके कैपिटल पे अटैक ना कर सके। टू ऑफसेट द ब्रिटिश, उसने ब्रिटिश को यहाँ से निकालने के लिए बर्मा की टेरिटरी से, ही बिगेन हिज कनेक्शन विद फ्रेंच। किंग मिंडोन डाइड इन 1878 एंड हिज सन थीबो असेंडेड थ्रोन। तो किंग मिंडोन मिन के बाद उसका सन जो है थीबो, वो असेंड करता है थ्रोन को। एंड ड्यूरिंग थीबोज रेन ब्रिटिश कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्रेंच मूव्स इन लाओस, वियतनाम एंड यूनान। तो थीबो के रेन के समय जो है रूल के समय ब्रिटिश लोगों ने इसको कॉन्कर करने पे इतना ध्यान नहीं दिया, जबकि जो ये फ्रेंच कनेक्शन है और जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, लाओस और वियतनाम और यूनान। यूनान यहाँ पे चाइना की एक प्रोविंस है, चाइना का प्रोविंस है यूनान। हिंदी वाले कंफ्यूज मत हो जाना यूनान से, दैट यूनान वाज डिफरेंट। यहाँ पे यूनान जो है वो चाइना का एक प्रोविंस है। तो वियतनाम, लाओस और यूनान की तरफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ देख के इस फ्रेंच इन्फ्लुएंस को कर्व करने के लिए ब्रिटिश टोटली कॉन्सेंट्रेट उन्होंने इस तरफ किया, ना कि थीबो पे किया। एंड 1885 किंग थीबो साइंड अ कमर्शियल ट्रेड ट्रीटी विद फ्रेंच, और उधर थीबो ने, ब्रिटिश लोगों का ध्यान थीबो पे ना होके कहाँ था, लाओस और वियतनाम और यूनान रीजन पे था। वहां पे फ्रेंच को इनको काउंटर करना था। उस समय ही थीबो ने उस तरफ क्या किया, एक कमर्शियल ट्रेड ट्रीटी साइन की विद फ्रेंच एंड विच अलार्म द ब्रिटिश, और फिर ब्रिटिश लोगों का ध्यान गया थीबो की तरफ, क्योंकि थीबो तब तक चैलेंज नहीं बना था जब तक इसके राजा बनने के बाद इसने फ्रेंच के साथ कोई अलायंस क्रिएट नहीं किया हो। हाँ, इसका बाप था जो किंग मिंडोन मिन,
उसने फ्रेंच के साथ कनेक्शन किए थे, लेकिन वो मर चुका था। तो अंग्रेज लोगों ने समझा, ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि अब चैलेंज जो ये था कि बेकिंग फ्रेंच का कनेक्शन वाला जो चैलेंज था वो किंग मिंडोन के साथ जा चुका है। लेकिन थीबो ने जब यहाँ पे कमर्शियल ट्रेड ट्रीटी साइन की विद फ्रेंच, तो दैट अगेन अलार्म द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का ध्यान है थीबो की तरफ। दिस एक्शन प्रोवोक ब्रिटिश फोर्सेस टू स्ट्राइक, और ये एक्शन के कारण ब्रिटिश फोर्स ने फिर बर्मा पे वापस अटैक किया। द अनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा वॉज अनाउंस्ड इन 1885, ending the Kongbong dynasty and Burmese independence. Finally in 1885 में अपर बर्मा का लोअर बर्मा अनेक्सेशन हो चुका था सेकेंड वॉर में। अब थर्ड वॉर में अपर बर्मा को भी अनेक्स कर लिया थीबो के इस एक्शन की वजह से कि उसने फ्रेंच के साथ एक कमर्शियल ट्रेड ट्रीटी साइन की। एंड फाइनली यहाँ पे कोंगबोंग डायनेस्टी का एंड होता है और बर्मीज इंडिपेंडेंस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड होल बर्मा वॉज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर फॉर्मली एंडेड बिफोर इट हैड डेवलप्ड। यहाँ पे बेसिकली कोई वॉर लड़ा ही नहीं गया, ये वॉर जो था डेवलप होने से कोर्स इसका मतलब एक तरह से प्रगति करने से पहले ही इसका एंड हो गया। बट रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल कंटिन्यू फॉर अनदर 4 years। लेकिन 4 सालों तक वहां की जो बर्मीज आर्मी थी वो भाग के जंगलों में छुप गई और वहां फिर जंगलों से ही अटैक करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये 4 सालों तक टोटली बर्मीज आर्मी ने इनको खूब रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। Burmese army carried out widespread guerrilla warfare from the jungle, while the people of Lower Burma also rose in rebellion। यहाँ पे बर्मीज आर्मी अटैक करती थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे, ब्रिटिश आर्मी पे फ्रॉम जंगल बाय गुरिल्ला वॉरफेयर, और जो लोअर बर्मा के लोग थे उन्होंने भी यहाँ पे विद्रोह करने शुरू कर दिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और उस समय भारत में भी आप देखो नेशनलिज्म तो जाग ही रहा था। तो जब बर्मा को अनेक्स किया गया तो ये इंडिया के कांटेक्ट में आया, तो यहाँ पे आइडिया एक्सचेंज होने लगे। जब आप किसी के कनेक्शन में आ जाते हो, एक कनेक्शन चाहे बाउंड्री का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो वहां पे फिर क्या होता है, लोग इधर उधर अपने आइडिया जो है वो एक्सचेंज होने लगते हैं। और फिर जब नेशनलिज्म की भावना इंडिया में होने लगी तो अब बर्मा के भी लोग भी उससे इन्फ्लुएंस होने लगे। तो बर्मा में भी जगह जगह फिर रिबेल होने लगे, रिबेलियन होने लगे, विद्रोह होने लगे। तो इस वजह से फिर इंडिया पे फोकस करने को लेके कि भाई चलो अब अपने बहुत लंबी चौड़ी टेरिटरी हो चुकी है तो इंडिया को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था, यहाँ पे बहुत वाइड स्कोप था टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज। तो बर्मा के ऊपर इतना ध्यान फिर नहीं देने की सोची और फाइनली ब्रिटिश लोगों ने जब नेशनलिज्म की भावना यहाँ पे बर्मा में भी ग्रो करने लगी तो बर्मा को सेपरेट कर दिया फ्रॉम इंडिया, और फिर ये जो बर्मा है टोटली सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेट होता था एज ए ब्रिटिश कॉलोनी या ग्रेट ब्रिटेन की एक कॉलोनी कह सकते हैं हम, क्योंकि इस समय तो कंपनी रूल तो नहीं रहा था, ग्रेट ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल था। तो ये बर्मा जो है बढ़ते हुए नेशनलिज्म की भावना को देखते हुए इंडिया से इसको अलग किया गया और इसको सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेट किया गया एज अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि बर्मा को किस तरह से अनेक्स किया गया, पहले लोअर बर्मा देन अपर बर्मा। लोअर बर्मा का कारण था वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे थे इस वजह से, और सेकंड जब अपर बर्मा को अनेक्स किया गया वहां पे क्या कॉज बना था, थीबो ने क्या की थी, साइन कर दी थी ट्रीटी फ्रेंच के साथ, एक कमर्शियल ट्रेड ट्रीटी, और उसके थ्रू ही ये वॉर जो है थर्ड वॉर जन्म लेता है और फाइनली पूरा का पूरा बर्मा इस तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस हुए बर्मा में, वॉर के बाद क्या क्या कंडीशन बनती है। तो इम्पैक्ट ऑफ एंग्लो बर्मीज वॉर, तो वॉर होने के बाद क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। बर्मीज रेजिस्टेंस टुक द ब्रिटिश ऑलमोस्ट 5 years टू सप्रेस
टू सप्रेस। अब इस रेजिस्टेंस को आगे के 5 साल तक ये रेजिस्टेंस चलते आए। मैंने कहा बर्मीज आर्मी जंगलों में छुप गई, वहां के जो लोग भी थे वो भी विद्रोह करने लग गए थे। तो उसको दबाने के लिए बर्मीज आर्मी के गुरिल्ला वॉरफेयर के जो वॉरियर थे उनको और लोकल रिबेलियन को सप्रेस करने के ऑलमोस्ट 5 इयर्स लग गए। और जब वॉर को सप्रेस करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा आर्मी लगी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि एंग्लो बर्मीज वॉर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर ऑफ दैट टाइम which British fought with other country। और इसका रिजल्ट क्या रहा? जब एक्सपेंसेस उधर हुए तो कहीं ना कहीं से तो वापस उसको रिस्टोर करना है, रिवाइव करना है, तो इसका बर्डन आया इंडिया पे। इंडिया पे भारी से भारी हैवी टैक्स इम्पोज किए गए। तो तब हम देखते हैं कि यहाँ के जो टैक्स हाई कर दिए गए थे, इस वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है और पीजेंट जो है उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई थी। फिर ये पीजेंट जो है रिवोल्ट करते हैं, पीजेंट रिवोल्ट के रूप में, किसान के विद्रोह के रूप में देखते हैं, और सिविल अपराइजिंग हम देखते हैं। तो ये वहां पे एक्सपेंसेस हुआ उनका रेजिस्टेंस को सप्रेस करने के लिए, तो जिसका रिवाइवल कहाँ से किया गया? इंडिया के ऊपर हैवी टैक्स लगाए कर, और जिसने फिर इंडिया के जो लोकल ट्रेड था उसकी कमर तोड़ दी, बिकॉज टैक्स बहुत ज्यादा देने पड़ रहे थे कमोडिटीज पे। द रेमिनेंट ऑफ एंग्लो बर्मीज वॉर remained in people's mind for years. After World War I, a modern nationalist movement arose in Burma. There were campaigns boycotting British goods and administration with demand for home rule. जब भारत में भी यहाँ पे आपने बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चलता है, तो उसका असर बर्मा पे भी देखा जाता है 1905 के आसपास। तो जब यहाँ पे बंगाल का सेपरेशन हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन चला, तो बर्मा में भी सेम तरह का ही बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का विद्रोह चलने लगे। और उन्होंने भी अपने होम रूल की डिमांड की। जिस तरह से इंडिया में नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था, उसी साथ में साथ बर्मा में भी नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था। तो बर्मीज नेशनलिज्म कॉज ब्रिटिश टू सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया इन 1935। फिर 1935 में इंडिया एक्ट पास होता है, इंडियन एक्ट ऑफ 1935, और उसके साथ ही बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि 1935 के इंडियन एक्ट में क्या क्या घटनाएं हुई थी या क्या क्या प्रोविजन थे। तो उसमें ही 1935 में ही ब्रिटेन और इंडिया को सेपरेट कर दिया गया था, और बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था, और बर्मा फिर एज अ सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेट किया गया एज अ ग्रेट ब्रिटेन कॉलोनी। Then in 1937, Burma has become a separately administered colony of Great Britain. The Burmese nationalist movement reached at peak under leadership of Aung San during World War II. Burma finally won its independence on 4 January 1948 को फाइनली बर्मा को इंडिपेंडेंस मिलती है फ्रॉम ब्रिटिश रूल। हमको 1947 में मिल जाती है और बर्मा को 1948 में मिलती है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और जिस तरह से भारत में गांधी जी ने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट की लीडरशिप ली थी, उसी साथ बर्मा में बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट की लीडरशिप किसने ली थी? आंग सान ने। आंग सान, ये आईआर में भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इस तरह से ब्रिटिश रूल जो है किस तरह से आउटसाइड द इंडिया अपना इन्फ्लुएंस एरिया क्रिएट करता है, वो हमने देखा। तो पहले नेपाल देखा, उसके बाद हमने बर्मा देखा। तो यहाँ पे ऐसे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलोबरेट द ब्रिटिश रूल्स रिलेशनशिप विद
फॉरेन कंट्री या इट्स नेबरहुड। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के अपने नेबरहुड से किस तरह से कनेक्शन थे वो आप डिस्क्राइब करो या एल्यूसिडेट करो। तो आपको फिर उसमें सब लिखना है, नेपाल वॉर के बारे में भी लिखना है, अफगान वॉर के बारे में लिखना है और बर्मा के बारे में लिखना है, तिब्बत के बारे में लिखना है। इस तरह से आपको इस आंसर को कंक्लूड करना है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों के अपने नेबर कंट्रीज के साथ या नेबर्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप थे डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। थैंक यू।